का कस्टमर केयर बन गया। तो लोग इतने फोन आते थे कि सर कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, और फाइनली शुरू ही नहीं हुआ। बैच तैयार हो गया। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा जो चैलेंज है सर वो ये है कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये एक मॉडल पे काम करती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो ये मॉडल है ये बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत ताकत है, और जितनी भी ताकतवर चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल होता है। जैसे बंदूक बहुत ताकतवर है, तो बंदूक का इस्तेमाल तो इसलिए हुआ था कि जो सेना के लोग हैं उनको उसको दिया जाए, और वो जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं या जो गलत चीज़ें करते हैं उनको रोका जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसकी ताकत को देखा तो जो आतंक फैलाने वाले लोग थे उन्होंने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने कहीं से भी बनाया, कुछ भी किया, उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया। और अब क्या हुआ कि वो बंदूक जो है डबल काम कर रही है। वो जब एक सैनिक के पास में होती है तो वो हमें सुरक्षा का एहसास करवाती है, हमें कॉन्फिडेंट करती है, और जब वो किसी आतंकवादी के पास में होती है तो वो हमें डराती है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो पावरफुल, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये बहुत पावरफुल है। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हम जितने भी फ्रॉड हुए हमारे देश में वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के मॉड्यूल को लेके हुए हैं। कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने आधार बनाया है। जैसे अभी रजत सर बोल रहे थे, जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनियां आती थी कि भैया पैसा दो और उस पैसे के बदले में हम लोग सोना खरीदेंगे, सोने के रेट बढ़ेंगे, आपको पैसा देंगे। हम बाइक खरीदेंगे, बाइक जो है वो चलेगी, है ना, किराए पे देंगे और उसमें पैसा आएगा। कार देंगे, कुछ लोग तो बकरियां भी बेचते थे, भेड़े खरीद लेंगे हम लोग। तो उस प्रकार के मॉडल आए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था? मल्टी लेवल मार्केटिंग। चीजें बदलती रहती हैं, फिर वो चीजें नहीं चली तो फिर सर्वे के नाम पे चीजें आ गई। जब लोग समझ गए ना कि नहीं यार ये तो फ्रॉड करते हैं, तो वो बोले सर्वे करना पड़ेगा आपको, और ये सर्वे करो, भरो, ऑनलाइन भरो आप, और उसमें आपको। लेकिन तरीका कौन सा था? वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो मॉडल। आम आदमी तो टिपिकल उसी को समझता ना, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। फिर डिजिटल आया तो फिर क्लिकिंग, आपने बस क्लिक करना है घर पे बैठ के, और उसके बाद में आगे लोगों को जोड़ना, वो भी क्लिक करेंगे, और क्लिक करने से आपको इतना पैसा आने लग जाएगा। तो इस सिस्टम को एडॉप्ट करके बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, और अभी आ गया ये क्रिप्टो करेंसी। तो अभी हम सब लोग पीड़ित हैं क्रिप्टो से। अच्छी खबर ये है कि ये पीड़ा जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन बुरी खबर एक और है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ ना आगे फिर और कुछ आ जाएगा पंगा। तो ये चलता रहेगा, ये एक चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन क्या है सर? अगर हम गन के एग्जांपल से देखें, पहले गनें बनी होंगी, उसके बाद में नियम कानून आए होंगे कि भाई गन कौन रख सकता है, उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, सब कुछ रहता है, उसके लिए नियम है। इलेक्शन आ गया तो आपको बंदूक जमा करवानी पड़ेगी, गन आप हवाई जहाज में लेके नहीं जा सकते, तो उसके नियम कानून बाद में बने होंगे कहीं ना कहीं। तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग को लेके जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी ना चीज़ों में, तब तक लोग इसका दुरुपयोग करते रहेंगे जैसे करते रहें। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन की बात भी कर रहा हूँ सर साथ के साथ में। इसके लिए कोई एक मॉनिटरिंग बॉडी जब तक नहीं बनेगी ना, रूल्स भी आ जाएंगे सर, कोई बहुत लंबा नहीं होगा। गाइडलाइंस आई थी, कितने लोगों ने पढ़ी? शायद जितने लोग यहाँ बैठे हों सीरियस, उन्होंने भी नहीं पढ़ी होंगी। कोई पढ़ता ही, रूल्स आए हैं, एक लाइन में बता दो क्या है रूल्स में, तो बहुत बढ़िया। तो उतनी डेप्थ में जब हम लोग नहीं जा सकते तो आम आदमी कहाँ पे जाएगा उसके डेप्थ में? डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज नहीं जाती, वो नहीं पढ़ती हैं, तो उससे कुछ ज्यादा होगा नहीं सर। जब तक हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है, जिस प्रकार का शिक्षा का स्तर है लोगों का, तो जब तक कोई मॉनिटर करने वाली चीज नहीं होगी ना, तब तक चीजें सही नहीं होंगी। और सॉल्यूशन की बात करें, पहला सॉल्यूशन तो ये है कि मॉनिटरिंग बॉडी हो, ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से इंश्योरेंस को गवर्न करने के लिए IRDA है। कोई भी कंपनी अगर इंश्योरेंस सेक्टर में आती है तो उसके लिए नियम है, उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट उन्हें डिपॉजिट करना पड़ता है, तभी वो आ सकती हैं। तो उसी प्रकार का एक सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में होना चाहिए, एक एंट्री बैरियर होना चाहिए। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है कि एक बंदा है, वो देख रहा है यार मेरी कंपनी बहुत कमा रही है, कंपनी के MD बहुत कमा रहे हैं,
तो उसको बोलता है कि चलो यार मैं तो कंपनी खोल लेता हूँ, या कंपनी के मैनेजमेंट से कुछ झगड़ा हो गया तो बोले झगड़ा हो गया, इसको सबक सिखाना है, कंपनी खोलता हूँ अपनी। या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनसे कंपनी एज ए डायरेक्ट सेलर तो नहीं चली, बोले चलो कंपनी बना लेता हूँ, ये आसान है, इसमें बेचना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, वो कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से जब तक लोग आते रहेंगे ना इंडस्ट्री में, कौन लोग, वही लोग आ रहे हैं, वही खराब कर रहे हैं चीज़ों को, वही वो कल्चर पैदा कर रहे हैं कि भाई मेरे लोगों से रिलेशन है, उनको पैसा दूंगा, लाऊंगा, जोड़ूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो एक एंट्री बैरियर जब तक डॉक्टर साहब नहीं होगा इंडस्ट्री में, एंट्री बैरियर दो तीन, एक तो ये होना चाहिए कि एक अमाउंट होना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर इतना अमाउंट आप डायरेक्ट सेलिंग में दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी ईज ऑफ बिजनेस कैसे होगा, स्टार्टअप कैसे चलेंगे, फिर वो हर स्टार्टअप को डायरेक्ट सेलिंग में आना जरूरी थोड़ा ना है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है। हर अगर स्टार्टर ये कहे जी मैंने तो इंश्योरेंस का काम करना है, मेरे को लाइसेंस दो आप, तो नहीं देना है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव काम है। हालांकि हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार के एक्सपीरियंसेस हैं, और हाँ बैंकिंग है, बैंकिंग में आप नहीं जा सकते, उसके कुछ नियम है। और इन सारी चीज़ों पे हम केवल मात्र यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, अपितु जब मिनिस्ट्री के साथ में बातचीत होती है हम लोगों की, तो वहाँ पे भी हम लोग ये डिस्कशन करते हैं बहुत डिटेल में कि भाई इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि एक एंट्री बैरियर होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, ताकि सीरियस कंपनी ही आए। ये मतलब ऐसा नहीं कोई भी मुंह उठा के आगे चलो मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल देता हूँ। मतलब मैं, रजत जी आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास लोगों के फोन आते हैं ये चैटविल सेंट्रल वक्त की वजह से कि जी मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ, आपसे कुछ गाइडलाइन चाहिए। तो मैं पूछता हूँ क्यों खोलना चाहते हो, फिर अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ आपके पास में कितना पैसा है, बोले जी 1 लाख रुपए है। मैंने कहा जी 1 लाख रुपए में आप कंपनी कैसे खोलेंगे, बोले जी 10,000 रुपए का ऑफिस ले लेंगे, 25,000 मेरी बात हुई है, कोई सॉफ्टवेयर बन जाएगा और मैं खोल लूंगा कंपनी। तो अब ये देखिए कि जो लोग 1 लाख रुपया लगा के, और उनकी बातचीत में वो कोई विजन नहीं है उस प्रकार का, तो ऐसे लोग जब आएंगे तो नेचुरली वो बंद तो होने ही है, वो आते इसलिए हैं कि बंद होना है उनको। वो मतलब अच्छी चल गई तो भी नहीं चल पाएंगे, वो संभाल ही नहीं पाएंगे लोगों को, और क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, फिर सारी चीजें उसी प्रकार की होंगी। तो मुझे लग रहा है पहला चैलेंज तो डॉक्टर साहब ये है कि हर व्यक्ति यहाँ पे आता है और वो एंट्री बैरियर होना चाहिए वहाँ पे। और एक काम और होना चाहिए इसके साथ में, जो भी कंपनी आती है उसका सोल्यूशन ये भी है, जो भी कंपनी आए वो, हमारे देश में 2-3 लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस हैं, गवर्नमेंट ने भी रूल्स लेके आई हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के जो रूल है ना उनमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, उसमें मैकेनिज्म है, वो चेक करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं कंपनीज की, उसके बाद में उनको मेंबरशिप देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर हर कंपनी जैसे ही वो आती है वो अगर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में आए, और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का भी मुझे लगता है, रजत जी आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, एक काम केवल मात्र ये नहीं हो कि भाई हमारे पास में आओगे तो मेंबरशिप दें, अभी तो आप कर भी रहे होंगे। आई थिंक हमारा काम ये भी होना चाहिए कि जो जेन्युइनली डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है ना, हम उसको गाइड करें कि भाई डायरेक्ट सेलिंग आपको जेन्युइनली करना है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। प्रांजल सर ऑलरेडी उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस प्रकार की जितनी भी अवेयरनेस हम लोग फैलाएंगे ना, जो ये चैलेंजेस है, इससे हम कहीं ना कहीं बाहर आ सकते हैं। दूसरे एक चैलेंज पे और मैं बात करना चाहता हूँ, वो है डायरेक्ट सेलिंग के जो हमारे प्रोडक्ट है ना, ऐसा लोग मानते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता मिले और डायरेक्ट सेलिंग में वो महंगा मिलेगा, मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग है, और इस प्रकार की एक धारणा बनी हुई है कहीं ना कहीं। और अक्सर हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक क्वेश्चन ये होता है कि लोग अगर आपसे ये पूछे कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं क्या, तो उसका रिप्लाई आपने क्या देना है। देखिए चीजें बदलती रहती है, पहले लोग मनी सर्कुलेशन के नाम पे मनी सर्कुलेशन करते, सीधा पैसा लेते थे, प्रोडक्ट होता ही नहीं था। विनोद सर हमने केरला में प्रोडक्ट्स बिजनेस स्टार्ट किया, तो वहां हमने बोला कि हमारे पास में ये प्रोडक्ट हैं, साबुन है, ये है, वो है, तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ प्रोडक्ट हैं, हम तो ऐसा काम करते हैं जिसमें प्रोडक्ट होता ही नहीं। मैं 15-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो बोले प्रोडक्ट होगा, लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कंप्लेंट्स आएंगी, बाद में कौन संभालेगा, तो हम तो ऐसा काम करते हैं कि प्रोडक्ट होना ही नहीं चाहिए, मेंबर बनाओ, पैसा उसी में सर्कुलेट हो। तो वो वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वैसी चीजें आपको नहीं दिखेंगी। तो अभी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ना, तो वो रुकते नहीं है, वो तरीका ढूंढ लेते हैं। अब उन्होंने कुछ तरीका ऐसा ढूंढ लिया कि वो लिटरली 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाते हैं,
उसको 100 रुपये में और कई तो 200 रुपये में बेच देते हैं। तो ये एक चैलेंज है कि उसके बाद में क्या होता है, जब वो उतना पैसा बांट रहे हैं ना, तो फिर एक होड़ लग जाती है कि जी मैं तो 70% बांटता हूँ, आपकी कंपनी कितना बांटती है, बोले जी हमारी 75% बांटती है, हमारी 80% पैसा बांटती है। तो वो एक होड़ लग जाती है और वो फिर वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मनी सर्कुलेशन हो रहा है प्रोडक्ट के हाथ में। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई सारे इतने बड़े बड़े फ्रॉड हुए हमारे देश में, वो मतलब 1000 रुपए का प्रोडक्ट 1.25 लाख रुपए में बेचते थे। जब जांच हुई, पुलिस की रेड हुई, सब सारी चीजें मालूम चल गई कि 1000 रुपए का खरीदते थे, 1.25 लाख में बेचते थे। पूरा मनी सर्कुलेशन था टोटली। यही प्लान ये था कि भाई आप इतना दो, आपको हर महीने इतना मिलने लग जाएगा, क्योंकि उनके पास में पैसा है। तो उसके लिए हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा, और उसका एक सोल्यूशन ये है जिसमें बिजोन सर अक्सर बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जब रेगुलेशन लेके आएगी तब लेके आएगी, आप सेल्फ रेगुलेट करो अपनी इंडस्ट्री को। तो हम एसोसिएशंस को इसमें कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी। मैं एफडीएसए में भी अक्सर इस पर बातचीत करता हूँ, कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होते, कि हम खुद से ईमानदार प्रयास करें कि हमारी एसोसिएशन में जो भी मेंबर आए कंपनी, तो हमारे यहाँ पे कैपिंग है कि वो प्रोडक्ट को जो उसकी परचेजिंग कीमत है, जो परचेज कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस की कैपिंग होनी चाहिए कि वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कोई भी एक कैप कहीं तो हम लगाना पड़ेगा ना, ताकि एक मैसेज आए, संदेश जाए कि भाई यहाँ इतने तक आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और ये बात भी हम लोग गवर्नमेंट से जब हम डायलॉग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है डॉक्टर साहब, हम लोग सभी लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो पॉजिटिव लोगों की इंडस्ट्री है। दुनिया का सबसे आशावादी इंसान यहीं पे रहता है। एक बंदा नहीं मिले फिर भी आगे एक्साइटेड होता है, कल चलो बढ़िया दिन आने वाला है मेरा। तो हम लोग होपफुल हैं। रूल्स आए थे, गाइडलाइंस आई, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट हुआ। WFDSA के डाटाज ये बता रहे हैं कि पिछला हमारा 3 साल का जो CAGR है 15.6% शायद रहा है, तो और ऑलमोस्ट वही है वर्ल्ड में। तो ये अच्छे साइन है, रूल्स आ गए हैं और उसमें और बेटर होती जाएंगी चीज़ें। थैंक यू सो मच।